हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। महिलाओं का राजनीति में कितना रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम बात करते हैं लोकसभा की, हम बात करते हैं राज्यसभा की, हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, हम बात करते हैं लोकल बॉडीज़ के जो हैं जो म्यूनिसिपलिटी और पंचायत, यहाँ पर महिलाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन है। क्या महिलाओं को यहाँ पे कुछ अलग से रिजर्वेशन दे रखा है या नहीं दे रखा है, पोजीशन क्या है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस उसमें दे रखा है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एक चीज़ आपको मैं अभी प्रेजेंट की बता दूं, फिर इसको समझना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। महिलाओं की अगर हम बात करें तो देखो, देश आज़ाद होने के बाद महिलाओं को कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं था पॉलिटिक्स में ना। पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, आपको पता है हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो दो लेवल पर, शुरू में दो लेवल पर गवर्नमेंट थी। एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी थी स्टेट गवर्नमेंट। फिर 1992 में आपने पढ़ा था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत एक तो रूरल गवर्नमेंट बनाई गई और दूसरी अर्बन गवर्नमेंट भी बना दी गई थी। रूरल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं पंचायत, अर्बन गवर्नमेंट को हम बोलते हैं म्यूनिसिपलिटीज़। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। तो 1992 में जब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, तब यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी थी। तो अभी तक क्या सिचुएशन है, अभी तक इवन आपकी बुक में भी जो दे रखा है, अभी तक ये है कि जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज मतलब म्यूनिसिपलिटी और पंचायत, यहाँ पर 1/3 सीट रिजर्व कर रखी है वुमेन के लिए, 1/3 सीट रिजर्व कर रखी है महिलाओं के लिए। मगर अब तक लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं था। इसके लिए बहुत लंबे समय से डिमांड चलती आ रही थी। तो उसी चीज़ के हम बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि महिलाओं का राजनीति में कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितनी महिलाएं राजनीति में हैं इंडिया में। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एक तरफ हम जेंडर इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में भी जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में भी महिलाएं होनी चाहिए। अब भाई पॉलिटिक्स में जब महिला आएंगी तो वो महिलाओं के इशू को ज़्यादा अच्छी तरीके से रेज कर सकती हैं, महिलाओं को जल्दी इक्वलिटी दिला सकती हैं। तो इसलिए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो हुए, फेमिनिस्ट मूवमेंट सपोर्ट कर रहे थे कि महिलाओं की इक्वलिटी मिलनी चाहिए, महिलाओं को हर जगह पर इक्वलिटी मिलनी चाहिए। जो चीज़ें मेन के लिए दी जा रही हैं वही चीज़ वुमेन के लिए दी जानी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट करें, जब तक महिलाओं को मतलब पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगी, जब तक महिलाओं को पावर नहीं दी जाएगी, तब तक इनसे संबंधित जो प्रॉब्लम है उन पर कोई ध्यान नहीं देगा, है ना। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट सजेस्टेड अनलेस वुमेन कंट्रोल द पावर देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं उनको तब तक अटेंशन नहीं मिलेगा जब तक महिलाओं को पावर नहीं दी जाएगी। और कौन सी पावर की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर की बात कही जा रही है। इसलिए जरूरी है कि महिलाओं को हमें मतलब इलेक्ट करना चाहिए एज अवर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको हम एमपी बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हम एमएलए बोलते हैं। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और लोकल लेवल पे तो आपको पता है सरपंच होती है ना, अगर गांव की बात करें सरपंच और शहरों की बात करें तो वहाँ पर पार्षद होते हैं। तो हमें महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुनना पड़ेगा। जब महिलाएं पॉलिटिक्स में आएंगी तो ही महिलाओं की समस्याओं को ये ज़्यादा अच्छी तरीके से डील कर सकती हैं, समझ सकती हैं। भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, आप देखो इंडिया में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, यहाँ पे बहुत कम है ना। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन इन लोकसभा हैज क्रॉस्ड 12% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ इन 2014 फॉर द फर्स्ट टाइम। 2014 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना हो गया था, 12% हो गया था टोटल स्ट्रेंथ का। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्शन रिजल्ट 2014, 61 वुमेन इलेक्टेड टू लोकसभा, 61 महिलाओं को लोकसभा में चुना गया था। कब ये चुना गया था, आपका 2014 में, है ना। इससे पहले आपको देखने को मिलेगा महिलाओं की संख्या कम थी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वुमेन का जो शेयर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी 5% से कम है, बहुत ज़्यादा कम रेशियो देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आज की डेट में आप देख रहे हो कई जगह पे ये जो महिलाएं हैं सीएम भी रह चुकी हैं, जैसे ये आपकी जयललिता जी है ना, अब तो गुजर गई हैं। ये तमिलनाडु की सीएम रही थी, ये दिल्ली की सीएम रही थी शीला दीक्षित, ये तो करंट में भी ममता बनर्जी है, कहाँ की सीएम है, वेस्ट बंगाल। और ये राजस्थान की सीएम रही थी, कौन, वसुंधरा राजे, ये उत्तर प्रदेश की सीएम रही मायावती जी। ठीक है, तो कई स्टेट्स की जो
मतलब सीएम रह चुकी हैं महिलाएं, और भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। तो महिलाएं, ऐसी बात नहीं है, जब से ये मतलब मूवमेंट चलने लगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट चलने लगे, तब से महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है बढ़ता भी जा रहा है, ठीक है। मगर फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें, इंडिया बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है इस मामले में, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के मामले में। इवन हम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलपिंग स्टेज में बहुत ही पुअर कंट्रीज है, इनसे भी हम पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो इवन व्हेन वुमेन बिकम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट आर लार्जली डोमिनेटेड बाई मेल। ये करें, आज की डेट में भी ऐसा देखने को मिलेगा, भले ही महिलाएं चीफ मिनिस्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मगर कैबिनेट जो होता है ना, कैबिनेट जो मतलब मेन मिनिस्टर्स होते हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका देखने को मिलेगा? मेल का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। मेल का दबदबा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है वहां पर, ठीक है। इंडिया हैज रिजर्व 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, पंचायत और म्यूनसिपलिटीज। देखो, ये तो पहले की बात है, महिलाओं को हमने पहले ही मतलब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आए थे 1992 में, तभी लोकल बॉडीज में 1/3 सीट रिजर्व कर दी। 1/3 का मतलब है 33% सीट रिजर्व कर दी थी। पंचायत में, पंचायत होती है गाँव के लेवल पर, और म्यूनसिपलिटी होती है शहरों के लेवल पर। तो ये तो हमने दे रखा है। मगर अच्छा, इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट ये रहा कि 10 लाख से ज़्यादा महिला रिप्रेजेंटेटिव गाँव और शहरों में आपको देखने को मिलेंगे। 10 लाख से ज़्यादा, सोचो कितनी बड़ी बात है। जब हमने रिजर्वेशन दिया तो 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं गांव में सरपंच बन गई हैं, शहरों में क्या बन गई हैं? पार्षद बन गई, जो कि एक अच्छी बात है ना। इसका रिजल्ट ये रहा। खैर, महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट जो हैं वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि महिलाओं को जैसे मतलब लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन दिया गया है, वैसे ही लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए राज्यसभा में बिल भी लाया गया था, वुमेन रिजर्वेशन बिल, 9 मार्च 2010 को 2010 को, मगर लोकसभा में इसको अभी तक पास नहीं हुआ है, और इस मुद्दे पर अभी तक कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुई है। कंसेंसस का मतलब कोई सहमति डेवलप नहीं हुई है। तो बुक में तो ये दे रखा है ना, आप ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन मिल चुका है, मगर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पहले राज्यसभा में एक बिल लाया गया था 9 मार्च 2010 को, मगर ये लोकसभा में पास नहीं हुआ है, राज्यसभा में ही पास हुआ है। तो मतलब ये अटका हुआ है बिल, है ना। बट अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी, है ना। अब ये बुक तो पुरानी लिखी हुई है ना। अभी ये है कि रिसेंटली इसी मतलब लास्ट सितंबर के महीने में ये बिल सरकार लेके आई, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023। ये लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, और लोकसभा राज्यसभा तो हाँ, पहले तो लोकसभा में लाया गया था इसको, फिर ये पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो चुका है, ठीक है। तो ये बिल जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है, और बिल्कुल अब मतलब आपका जो रास्ता है, ये वाली जो बुक में बात कही जा रही है ना, ये जो अटका हुआ था मामला, अब ये मामला बिल्कुल सही हो चुका है। अब आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में महिलाओं को बिल्कुल रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब अगला 2026 के बाद जो मतलब देखने को मिलेगा, महिलाओं को लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मामला अटका हुआ था, ये रिसेंटली सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फिर कह रहे हैं कि जेंडर डिवीजन एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे कुछ जो सोशल डिवीजन्स हैं उनको पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करने की हमें ज़रूरत है ना। अब देखो, जेंडर डिवीजन डेफिनेटली पॉलिटिक्स में आप देखो मेल डोमिनेटेड मतलब कैबिनेट होती है, मेल डोमिनेटेड पार्टीज होती हैं, तो यहाँ पर भी हमें फीमेल्स को उतना ही ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। डिसएडवांटेज ग्रुप को तभी फायदा मिलेगा जब ये जेंडर डिवीजन एक क्या बन जाएगा? पॉलिटिकल इशू बन जाएगा, ठीक है। महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी, तब तक ये मतलब जो महिलाओं से संबंधित इशू हैं इनको डील नहीं किया जा सकता सही से, ठीक है। तो ये बिल आपको बताइए अभी सरकार ने पास कर दिया है, कौन सा वाला? वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका जेंडर वाला, ये जेंडर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ओके।